नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 20वां अंक सुनने जा रहे हैं। आशा है अभी तक के 19 अंक आपने सुन रखे होंगे। तो आज का अंक प्रारंभ करें। नील, तुम समझते नहीं, सुषमा ने कहा। बासंती शाम पोर्टिको पर छाई जामुनी बेगनवेलिया के फूल निरंतर झड़ रहे थे। कॉलेज की बजरी वाली राह सूखे पत्तों से ढक गई थी। पेड़ों की फुनगियों पर अभी भी हल्का सा उजाला था, यद्यपि उनके नीचे सांवली छायाएं सिमटने लगी थीं। लॉन पर छात्राओं की भीड़ कम हो गई थी। उनके चेहरे फीके थे और आंखें नैश जागरण से भारी। सारे वातावरण में अजीब सी घुलती उदासी और परीक्षा का भय। नील, तुम समझते नहीं, सुषमा ने दोहराया। नील सीधी अकंप दृष्टि से उसे देख रहा था। सुषमा के पीले रक्तहीन मुख पर काली तरल आंखें, रुमाल को बार बार मरोड़ती उसकी उंगलियां। हाँ, मैं नहीं समझता। नील एकाएक कठोर हो आया। तुम्हारे तर्क मैं नहीं समझ पाऊंगा। सुषमा असहाय सी उसे देखती रह गई। फिर वह सिर झुकाकर अपनी साड़ी की सिलवटें दूर करने लगी। उसमें नील की ओर देखने का साहस न था और उस तरह बैठे बैठे उसके सम्मुख पिछले कुछ दिनों की यातना फिर सजीव हो गई। वह शर्मिंदगी, वह जलालत, कहीं मुंह छिपाकर खो जाने की तीव्र इच्छा। प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर सारी स्थिति समझा दी थी। वह वृद्ध और गंभीर थी और सुषमा पर उनका सहज स्नेह था। कई लोगों ने उनसे सुषमा की शिकायत की थी। वह मामला वहीं दबा देना चाहती थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सुषमा के बारे में ऐसा सुन उन्हें गहरा धक्का लगा है। सुषमा को उन्होंने बहुत गंभीर और जिम्मेदार समझा था, पर इन सब बातों को देखते हुए यह अच्छा हो कि सुषमा अपने आप इस्तीफा दे दे। सुषमा एकाएक कुछ न कह सकी। उसे जैसे किसी ने गहरे कूप में ढकेल दिया। प्रिंसिपल की बात सुनकर उसके आगे तेजी से विविध मुख दौड़ गए। विवाह की तैयारियों में व्यस्त अम्मा, नीरू, प्रतिमा और नील। वह उसी प्रकार सिर झुकाए कंधों पर न जाने कितना भार लिए प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल आई। पर आकर वह रोई नहीं, बैठकर सूनी दीवार को ताकने लगी। वह पीड़ा, दुख या जलालत कोई भी भाव अनुभव नहीं कर रही थी। उसका अंग प्रत्यंग जैसे सुन्न हो गया था और मस्तिष्क जैसे रिक्त। इन कुछ दिनों में कमरे में कितनी बेतरतीबी आ गई थी। छत के एक कोने में मकड़ी ने जाला पूर दिया था। स्टैंडर्ड लैंप के शेड पर धूल की मोटी परत। कैलेंडर में कई दिन पहले की तारीख। कमरे के पर्दे में भौरे के हाथों के धब्बे। सुषमा ने दोनों हाथों में सिर टिका लिया और उसकी दृष्टि धुंधली हो आई। सब कुछ इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, इसकी वह कल्पना कैसे करती।
अभी दिन ही कितने हुए थे। अभी तो कितनी ही बातें थीं जो कि वह नील से नहीं कह पाई थी। कितनी उमंगें अभी उसके हृदय में भीड़ लगाए खड़ी थीं। अभी कितना कुछ उनके आगे बिखरा पड़ा था। एक पूरा साल भी नहीं। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, सुषमा बुदबुदाई। नहीं रोऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं और नौकरी कर लूंगी, पर नील को अपने जीवन से दूर कर देना मेरे वश का नहीं। और सुषमा ने उस रात वकील साहब की रेणु को स्वप्न में देखा। खिन्नमना म्लान मुखी रेणु, जो कि मुट्ठी में कुछ रुपए दबाकर लौट रही थी। और अचानक ही रेणु ने सिर उठाकर ऊपर देखा और झटके से सुषमा ने पहचाना कि वह नीरू थी। नीरू जलती हुई आंखों से सुषमा को ताक रही थी। सुषमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका हृदय वेग से धड़क रहा था और दीवार पर नीम की नग्न शाखों की परछाई कांप रही थी। सुषमा ने घुटनों को बाहों से बांधकर अपना सिर गड़ा लिया और देर तक वैसे ही बैठी रही। घड़ी की चमकती सुइयां 2 की ओर संकेत कर रही थीं। सुषमा अकुलाकर उठ खड़ी हुई और उसने खिड़की की छड़ों पर अपना माथा टिका लिया। ठंडे लोहे के स्पर्श से उसके सारे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। खुली खिड़की से हवा न जाने कौन कौन सी सुगंधें समेटकर अंदर आकर ठिठक गई। दूर कहीं 2 लड़के। सड़क पर एक कुत्ता भूंक उठा और चौकीदार ने आवाज लगाई। हॉस्टल की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं। सुषमा आंखें फैला फैलाकर उस अंधकार में कुछ देखने लगी। उसकी उंगलियां आगे बढ़ीं और किसी को बिना छुए लौट आईं। उसे पहली बार अपने अकेलेपन का इतना एहसास हुआ। उसे लगा कि सब कुछ उसे अकेले ही झेलना है। एक बड़ा सा आंसू सुषमा के गाल पर फिसल आया और नील था कि इस समय एक आहत शिशु की तरह भर्त्सना पूर्ण नेत्रों से देखे जा रहा था। अपने को संयत रखने में सुषमा को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा था, इसे ना समझता हुआ। उसे देखकर सुषमा ने चाहा था कि रोकर उससे लिपट जाए, अपना शिथिल शरीर उसकी बाहों में सौंप कह दे, अब मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो, ये लोग हमें साथ नहीं रहने देंगे। पर वह इतना ही कह पाई। प्रिंसिपल मेरा इस्तीफा मांग रही हैं। मकड़ी का जाला कितना बढ़ गया था और शेड पर धूल कितनी गहरी। तुम इतना परेशान क्यों हो? नौकरी तो तुम्हें छोड़नी ही थी, नील ने कहा। क्यों? नौकरी छोड़कर और क्या करूंगी? सुषमा ने समझकर भी न समझना चाहा। नील का स्वर बहुत मृदु था। तुम समझती हो कि मैं तुम्हें शादी के बाद नौकरी करने दूंगा? ओह नील। सुषमा का स्वर एक घातक घायल की चीख थी। क्यों? नील ने झुककर उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। सुषमा ने उस स्पर्श को भुलाना चाहा। मैं आई कांट मैरी यू, तुम जानते हो नील, सुषमा ने अटकते हुए कहा। नील का चेहरा जैसे प्रस्तर खंड से तराशा हुआ था। सुषमा ने अपनी उमड़ती भावनाओं को शब्दों में ढालने का प्रयास करते हुए कहा,
पहली बात तो नील यह है कि मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। पक्षाघात से पीड़ित बाबू, 2 बहनें और भाई, सब मुझे ही करना है। नील ने हल्के से अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, वे जिम्मेदारियां मेरी भी होंगी। तुम्हारे भाई बहनों सबके लिए सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आया है। सुषमा उसके दृढ़ गंभीर चेहरे की ओर देखती रही। नील के प्रति स्नेह की एक नई लहर उसके पांव उखाड़ गई। मैं यह कैसे कर सकूंगी? इतना भार मैं कैसे इन कंधों पर रख दूं? फिर उसने कहा, और कभी तुम भावावेश में किए गए इस निश्चय पर पछता उठो तो? सुषमा ने कमरे का एक चक्कर लगाया और कहा, तुम्हारी अभी आयु ही क्या है? मैं तुमसे इतनी बड़ी भी तो हूं नील। हमारा विवाह कभी सफल ना होगा। मुझे सदा यह विचार डसता रहेगा कि कहीं कोई बहुत छोटी, बहुत सुंदर लड़की मुझसे तुम्हें न छीन ले। तुमने मुझे यही परखा है? नहीं नील, नहीं। सुषमा ने मुट्ठियां बंद कर सीने से भींच ली। यह कॉलेज, ये खंभे मेरी डेस्टिनी है। मुझे यही छोड़ दो। नील बहुत देर तक चुप रहा। तो फिर मेरे लिए क्या कहती हो? तुम चाहती हो कि मैं जीवन भर अंधेरे में भटकता रहूं? तुम जाओ नील। तुम पास होते हो तो मैं कुछ भी सोच नहीं पाती। तुम निकट आ जाते हो तो मेरे सारे निश्चय कांपने लगते हैं। तुम जाओ, जाओ। कहते कहते उसका स्वर बहुत मंद हो आया और पलकें बड़ी थकान से आंखों पर ढल आईं। सुषमा, यू कांट डू दिस टू मी। नील के माथे की एक शिरा फड़क रही थी। मेरी मजबूरी समझते क्यों नहीं? सुषमा अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी बार बार उतार चढ़ा रही थी। कितनी ही बातें ऐसी थीं जो कि वह नील को नहीं समझा पा रही थी। अगले साल उसका सीनियर ग्रेड में आ जाने का मौका था और वह प्रिंसिपल से मनमुटाव नहीं करना चाहती थी। सीनियर ग्रेड में आकर उसका वेतन एकदम 700 रुपये हो जाता और वार्डनशिप का भत्ता मिलाकर उसे 800 रुपये मिलते। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? नील का क्रोध उसे भीषण विस्फोट की भांति लगा। वह बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उसे देखती रह गई। क्या तुम्हें किसी और की प्रतीक्षा है? कोई ऐसा जो कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारा पूरा मोल चुका सके? तुमने अपने ऊपर जो प्रायश्चित चिपका रखा है, उतना सब देने को मेरे पास नहीं है। तुम कैसी बात कर रहे हो नील? ठीक है, तुम यहीं रहो इन 55 खंभों में बंदी होकर। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया था। मैं सोचने लगा था कि तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ बन गया हूँ। अब मैंने जाना कि तुम्हारे पास खूबसूरत चेहरे के अलावा एक बहुत व्यवहारिक बुद्धि और अपना भला समझने वाला दिमाग भी है। सुषमा ने हाथ बढ़ाकर आर्द्र स्वर में कहा, नील, प्लीज। नील ने अपने सम्मुख फैली उसकी बांह कठोरता से अलग कर दी। अवसन्न खड़ी रह गई सुषमा ने 3 सीढ़ियों पर उसकी क्रोधित पदचाप सुनी। कार का दरवाजा झटके से खुला और टायरों के नीचे बजरी चुरमुराने लगी।
नील चला गया। सन्नाटा, केवल सन्नाटा। तो ये था उपन्यास का 20वां अंक। आपको प्रस्तुतिकरण कैसी लग रही है? पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें और अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए हमारे तक आने दें। धन्यवाद।